नमस्कार साथियों, आज हम एक और पाठ लेकर प्रस्तुत हैं जिसका नाम है बाजार दर्शन और जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। यह सीबीएसई द्वारा निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम में पाठ संख्या 12 है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं बाजार क्या होता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां हर चीज की उपलब्धता अधिकतम हो, चाहे वह वस्तुओं की हो या मनुष्य की। जहां एक तरह से भीड़ भाड़ की जगह हो वह बाजार कहलाती है। आइए अब सबसे पहले हम बाजार दर्शन के लेखक जैनेंद्र कुमार के बारे में जानते हैं। जैनेंद्र कुमार एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार हैं जिनका जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई। मैट्रिक पंजाब से पास किया और जैनेंद्र की उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुई। आगे इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया जिससे इनकी शिक्षा पीछे छूट गई। नागपुर में इन्होंने राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में भी कार्य किया। आगे चलकर एक बड़े साहित्यकार प्रेमचंद के निकट संपर्क में आए और प्रेमचंद की कहानियों का प्रभाव उस तरह से इनके कहानी पर नहीं पड़ा जिस तरह वो साथ रहे। जैनेंद्र उन महान कहानीकारों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर को एक दिशा दी। साहित्य सृजन के रूप में इन्होंने कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध आदि बहुत सारे साहित्य लिखे, जिनमें कहानी संग्रह है फांसी, जयसंधि, वाताय, एक रात, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या और खेल। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जो इस प्रकार हैं: परख, सुनीता, त्यागपत्र। कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं: प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, सोच विचार और पूर्वोदय। आइए हम लेखक के ही विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार प्रतिष्ठित हुए। आपने अपनी कहानियों व उपन्यासों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रारंभ किया। आपने सरल व अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की। आप गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। आप भारत भारती, पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी हुए। आपके द्वारा रचित बाजार दर्शन एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। साथियों, यहाँ हमें जिस रचना को पढ़ना है वह है बाजार दर्शन, और यह एक प्रकार का निबंध है जो मनुष्य के मनोविज्ञान पर आधारित है। आइए अब हम पाठ का परिचय देखते हैं। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने अपने परिचितों एवं मित्रों से जुड़े अनुभवों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि बाजार की जादुई शक्ति मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका उचित लाभ उठाया जा सकता है। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसकर हम संतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। अब हम कुछ पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ के प्रारंभ में लेखक के मित्र एक मामूली सी चीज लेने बाजार गए थे। बहुत से बंडल खरीद कर ले आए। साथियों, यह बाजार का ही प्रभाव है कि हम खरीदने कुछ जाते हैं और वापस कुछ और लेकर आते हैं, जिस पर बाजार का प्रभाव, उपयोगितावाद का प्रभाव
और बाजार की चमक दमक का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। पूछे जाने पर सारा दोष पत्नी पर मढ़ दिया और कहने लगे कि यह सब इनकी वजह से खरीदा गया है। लेखक को लगता है कि यह पैसे की गर्मी है। पैसा पावर है, उसे दिखाने के लिए ही इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदता है और व्यर्थ ही इकट्ठा करता रहता है। लोग बाजार अपनी जरूरत देख कर जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी परचेजिंग पावर देख कर चीजें खरीदते हैं। बाजार लोगों को आमंत्रित करता है, सजा रहता है और अपनी सजावट से लोगों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट करता है, अर्थात आकर्षित करता है, जिसे देखकर इंसान ठगा सा रह जाता है और न चाहते हुए भी वह सारी वस्तुएं खरीद लेता है जो उसके काम की नहीं होती। साथियों, बहुत बार ऐसा होता है, हम जो वस्तु लेने जाते हैं वो तो लेते ही हैं, साथ ही साथ बाजार की चमक और दमक देखकर हम बहुत सारी अनावश्यक चीजें लेकर आते हैं, जिनका उपयोग भले ही भविष्य में हो लेकिन उस वर्तमान परिस्थिति में शायद नहीं होता। लेखक एक अन्य मित्र का उदाहरण देते हुए बताते हैं, एक दिन वह भी सुबह सुबह बाजार गए थे और शाम को लौटे, परंतु जब देखा तो उनके हाथ खाली थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि बाजार में सब कुछ था, लेकिन मैं कुछ खरीद नहीं पाया क्योंकि मुझे सब कुछ पसंद आ रहा था। अगर वह कुछ नहीं खरीदते तो जो नहीं खरीदते उसके लिए उनके मन में एक असंतोष रह जाता। अर्थात अगर हम बाजार जाते हैं कुछ खरीदने और हमें बहुत सारी चीजें पसंद आ जाएं, तो हम घर लौट कर आते हैं तो किसी न किसी चीज के लिए हम निराश ही रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब हम बाजार जाएं तो घर से ही यह तय कर करके जाएं कि हमें क्या खरीदना है। आगे देखते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार में एक प्रकार का जादू है और यह तब असर करता है जब हमारी जेब भरी हो और मन खाली हो। अर्थात सभी सामान जरूरी और आराम बढ़ाने वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन जब जादू का असर खत्म होता है तब व्यर्थ में खरीदी गई वस्तुएं हमें बोझ लगने लगती हैं और आराम की जगह हमारी जिंदगी में परेशानी उत्पन्न कर देती हैं। बाजार के आकर्षण से बचने का एक ही उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो और जेब भरी ना हो। जब किसी वस्तु की आवश्यकता हो तभी बाजार जाओ। सिर्फ खाली मन से बाजार में जाकर इच्छा के अधीन होकर जबरदस्ती वस्तुएं खरीद लेना समझदारी नहीं है। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं जो चूरन बेचने का काम करते हैं। वे एक दिन में चूरन बेचकर 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते। उनका मानना है कि 6 आना उनकी जरूरत है, चूरन बिक जाता है, तब बाकी वह वैसे ही बच्चों में बांट कर घर चले आते हैं। उनके अंदर तृष्णा और संचय की प्रवृत्ति नहीं है। बिके हुए चूरन के पैसों से बाजार जाकर जीरा और काला नमक खरीद लाते हैं। उन्हें पता है कि उनकी क्या आवश्यकता है, इसलिए उन पर बाजार का जादू नहीं चलता। बाजार की सजावट भी उन्हें किसी प्रकार से अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। लेखक का मानना है कि बाजार को वही सार्थकता दे पाता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है। जब बाजार में वस्तु की मांग बढ़ जाती है और उसका उत्पादन कम दिखाया जाता है, तब समाज में शोषण, छल कपट आदि भाव पनपते हैं और ऐसे में छल कपट सफल होता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए अभिशाप बन जाता है और ऐसे बाजार का जो पोषण करते हैं वह समाज के दोषी कहलाते हैं। तो आगे देखते हैं साथियों, यहाँ कुछ पाठ के शब्दार्थ दिए गए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखें और पढ़ें
और इनका अर्थ समझने की कोशिश करें। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण शब्द आता है परचेजिंग पावर। पैसों की शक्ति दिखाकर कुछ भी खरीदने का भाव रखना। परचेजिंग पावर उपभोक्तावाद को ही बढ़ावा देती है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है बाजार का जादू। आकर्षक तरीके से सजा हुआ बाजार का रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे रूप का जादू भी कह सकते हैं। बाजार का जादू चढ़ने पर प्रभाव। बाजार के जादू से प्रभावित होकर अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करना, उन्हें स्वयं के लिए आराम बढ़ाने वाली तथा अनिवार्य समझना। अगला शब्द है बाजार का जादू उतरने पर प्रभाव। अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी आरामदायक न होकर खलल पैदा करने वाली प्रतीत होती है, अर्थात दुख को बढ़ाने वाली प्रतीत होती है। बाजारूपन। कपट को बढ़ावा देना ही बाजारूपन है। इसके बढ़ने से परस्पर सद्भावना में कमी आ जाती है। इससे मनुष्य आपस में भाई भाई, मित्र या पड़ोसी नहीं रह जाते। वे आपस में केवल ग्राहक और विक्रेता की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें एक की हानि में दूसरे का लाभ दिखाई देता है। मित्रों, बाजार में हम कोई आपसी रिश्ता नहीं रख पाते, सिर्फ हम बाजार का रिश्ता रखते हैं। कोई एक ग्राहक होता है और दूसरा विक्रेता होता है। हम तीसरे संबंध की कल्पना बाजार में नहीं कर सकते। आगे है बाजार की सार्थकता। अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदने वाला ही बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकता है। उसे पता होता है कि उसे कब, क्या और कितना खरीदना है। भगत जी इसी का एक उदाहरण है। जो पाठ में एक भगत जी आते हैं वह इसी के उदाहरण हैं। बाजार की सार्थकता सबसे ज्यादा इस पाठ में भगत के द्वारा दिखाई गई है। जीवन को श्रेष्ठता से जीने की कला। लेखक के अनुसार मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित कर जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लेने चाहिए। लेखक के अनुसार चूरन बेचने वाले भगत जी का जीवन एक आदर्श जीवन है। मन खाली होना, अर्थात मन में इच्छाओं का भरा होना। ऐसे में व्यक्ति बिना सोचे समझे बाजार के जादू से आकर्षित होकर बहुत सी बेकार की वस्तुएं खरीद लेता है। मन खाली न होना, अर्थात मन में संतुष्टि या संतोष का भाव होना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक निश्चित सूची के अनुसार ही खरीदारी करता है। जब आप किसी निश्चित सूची के साथ बाजार जाते हैं तो आपको बाजार में एक तरह से कोई परेशानी नहीं होती और जो वस्तु आपको खरीदनी है आप वही खरीद कर लाते हैं। मन बंद होना, अर्थात इच्छाओं का बिल्कुल समाप्त हो जाना। वैसे तो मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, परंतु कभी कभी ऐसे उदासी के क्षण आते हैं जब किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति को मन बंद होना कह सकते हैं। मन में नकार होना, यानी इनकार की इच्छा होना। ऐसी स्थिति में बाजार की हर वस्तु खराब और अनुपयोगी दिखती है। ऐसा व्यक्ति बाजार और समाज दोनों के विकास में बाधक होता है। ऐसी स्थिति में घर से बाहर जाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं अपने मूल टेक्स्ट, यहाँ जो हमारा मूल पाठ है उसमें आए हुए कुछ वाक्यांश और उस पर आधारित कुछ प्रश्न। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ।
आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के उपयोग में ही पावर का रस है। लेकिन लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके उपयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। अब हम देखते हैं इस वाक्यांश या कह लो इस कथन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं। बाजार की खरीद में पुरुष पत्नी का नाम क्यों लेते हैं? अगला सवाल है, बाजार की अनचाही खरीद के पीछे कौन सा कारण है? क्या कारण है कि हम बिना चाहे भी चीजें खरीद लाते हैं? पैसे की पावर कहने का क्या आशय है? अर्थात जो परचेजिंग पावर है वह क्या है? लोग पैसे की पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? यहाँ संयमी किन्हें कहा गया है और क्यों? तो इस तरह इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित कुछ वार्तालाप है।